आप सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब शोर में। जितने भी व्यूवर जो इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे वो कभी भी हो, चूंकि मैं शाम को वीडियो शूट कर रहा हूं, इसलिए आप सभी को गुड इवनिंग। और आप जिस भी टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो के दौरान मैं आप लोगों के साथ में केवल इंडियन पॉलिटी यानी कि राजनीति के केवल और केवल 10 क्वेश्चन ही, जो कि आपकी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले, केवल 10 क्वेश्चन ही आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप कोशिश करिए आप इन सारे जितने भी एमसीक्यू आने वाले हैं उनका जवाब देने का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किसी क्वेश्चन को लेकर अगर आपके मन में कोई डाउट होगा या फिर अगर आपके मन में और कोई सुझाव होगा, आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। फीडबैक के लिए आप ज़रूर दे सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने आप लोग को कहा कि ऑलरेडी आपको जो पॉलिटी है ना, पॉलिटी टेस्ट 1 है, इसके बाद और कंटिन्यू सीरीज़ वगैरह आते जाएंगे, अब उसके लिए बिल्कुल फिक्र ना करें, है ना। तो यहाँ पे आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों से इस प्रकार से पूछा जा रहा है। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि सुरक्षा काउंसिल के अस्थायी सदस्यों को कितने समय के लिए चुना गया है। आपको बताना है कि सुरक्षा काउंसिल के अस्थायी सदस्यों को कितने वर्ष के लिए चुना गया है। 1 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए या फिर 6 माह के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 2 वर्ष के लिए चुना गया है। अगला सवाल इसी के ऊपर और देख लेते हैं, है ना। अगला क्या यहाँ पे है, तो देखिए सुरक्षा परिषद, जैसा आप सभी जानते हैं कि सुरक्षा परिषद केवल 15 सदस्यों से बनी हुई है, जिसे यह मुख्य अंगों का सबसे छोटा अंग है। चुने गए हिस्से के रूप में 10 देशों को छोड़कर जो 15 देश के समूह में 5 गैर निर्वाचित स्थायी सदस्य, जैसे है ना, स्थायी सदस्य में अगर हम बात करें तो चीन, फ्रांस, रूस, है ना, सॉरी यहाँ पे चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार से कि निम्न में से कौन सा हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट दोनों के पास अधिकार क्षेत्र में आता है। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट दोनों के पास अधिकार क्षेत्र आता है। ऑप्शन नंबर पहला है कि अंतर राज्यों के बीच, है ना, अंतर राज्यों के बीच विवाद, या फिर मूलभूत अधिकारों की रक्षा, या फिर संविधान के उल्लंघन के विरुद्ध सुरक्षा, या फिर जो केंद्र एवं राज्यों के बीच विवाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, यानी कि जो मूलभूत अधिकार होते हैं, मूलभूत अधिकारों की रक्षा होती है, वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के पास अधिकार होता है कि वो मूलभूत जो अधिकार होते हैं उसकी रक्षा के संबंध में आप लोगों को गाइडलाइन दे सके या फिर उनसे संबंधित निर्णय ले सके। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए कार्य करता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इजी सवाल भी है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकार, है ना, मौलिक अधिकार के लिए कार्य करता है। भाग 1, भाग 2, भाग 3 या फिर भाग 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि भाग 3 जो है भारतीय संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकार के लिए कार्य करता है। अब यहाँ पे देख लीजिए मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक है। तो अगर हम बात करें मौलिक अधिकार के बारे में प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पे जो मौलिक अधिकार भाग 3 में है और अनुच्छेद 14 से लेकर 32 के तहत संविधान में स्थित है। अगर इसी के ऊपर अगला टॉपिक देखें तो भारतीय संविधान के भाग 3 को संविधान की आधारशिला कहा जाता है। तो आप इस चीज को याद रख लीजिएगा कि भारतीय संविधान की आधारशिला किसे कहा जाता है। तो भारतीय संविधान की आधारशिला कहा जाता है प्यारे साथियों भाग 3, जो कि कहां से कहां तक है, अनुच्छेद 14 से लेके 32 तक आर्टिकल में इसका उल्लेख आपको मिलता है ना। तो उम्मीद करता हूं ये चीज भी आपको अच्छी लगी होगी। यहाँ पे अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि मौलिक अधिकार पूर्ण अधिकार नहीं है और संसद इस पर उचित प्रबंध लगा सकती है। तो आप चीज याद रखिएगा कि जो मौलिक अधिकार है वो क्या है, पूर्ण अधिकार नहीं है और इस पर संसद जो है उचित प्रतिबंध लगा भी सकती है आवश्यकता अनुसार। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे है कि अनुच्छेद 301 से 307 किस मुद्दे से संबंधित है। आपको बताना है कि आर्टिकल 301 टू 307 किस मुद्दे से संबंधित है। क्या यह लोक सेवा आयोग से संबंधित है, या फिर भारतीय क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य और मेलजोल से संबंधित है, या फिर चुनाव से संबंधित है, या फिर संपत्ति का अधिकार से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि भारतीय क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य और मेलजोल से संबंधित है, आर्टिकल नंबर 301 से लेके 307 तक। अगला सवाल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन सा 11वां मौलिक कर्तव्य है जिसे बाद में जोड़ा गया है। आपको बताना है कि कौन सा 11वां मौलिक कर्तव्य है जिसे बाद में जोड़ा गया। क्या सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा को रोकना, या फिर वैज्ञानिक मनोवृत्ति, मानवतावाद और जांच
जांच एवं सुरक्षा की भावना का विकास करना, या फिर हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना, या फिर माता पिता या अभिभावक को 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के बच्चे के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा क्वेश्चन भले ही छोटा है, लेकिन इसके जो ऑप्शंस है वो काफ़ी बड़े बड़े हैं। तो अब मैं चाहूँगा कि आप वीडियो को पॉज करें, थोड़ी देर रोक लें, उसके बाद इसका आप जवाब दें, या फिर स्क्रीनशॉट ले लें, वीडियो को पॉज कर लें, जैसा भी आप व्हाट यू वांट, आप जैसा भी चाहें आप इसका जवाब दे सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो 11वां मौलिक कर्तव्य है उसमें क्या कहा गया है, उसे बाद में जिसे बाद में क्या जोड़ा गया उसमें ये देख लेते हैं कि माता पिता या अभिभावक को 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के बच्चों के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना है ना। तो 11वां जो मौलिक कर्तव्य है उसमें ये जोड़ा गया, ये प्रावधान दिया गया कि जो बच्चे 6 से 14 वर्ष के बीच में होते हैं, आयु वर्ग के होते हैं, उनके लिए शिक्षा उनकी है ना, उनके लिए शिक्षा की समान अवसर या फिर एक समुचित या फिर एक उचित शिक्षा व्यवस्था करना, अवसर शिक्षा के लिए उचित अवसर प्रदान करना, ये जिम्मेदारी जो है माता पिता या फिर जो अभिभावक होते हैं उनको ये दिया गया है। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है कि संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा हटा दिया गया था। आपको बताना है कि संविधान जो संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था, आपको बताना है कि किस संविधान संशोधन के तहत उसे हटाया गया। क्या 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत उसे हटाया गया, या फिर 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, या फिर 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम है उसके द्वारा जो संपत्ति के मौलिक अधिकार है उसको संशोधन करके उसको हटा दिया गया। अब देख लेते हैं यहाँ पे उसके बारे में कुछ फैक्ट है कि संविधान के मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में हटा दिया गया है ना। इसके बजाय इसे अनुच्छेद 30A द्वारा संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। तो देखिए संवैधानिक अधिकार संपत्ति का अधिकार क्या था, पहले 1978 के पहले क्या था, मौलिक अधिकार था है ना, लेकिन इसको 1978 के बाद है ना, जब इसमें संविधान संशोधन 44वां संविधान संशोधन किया गया तो उसके बाद इसे क्या किया गया, इसे केवल संवैधानिक अधिकार बना दिया गया है ना। वो भी किसमें है, आर्टिकल 30A के तहत है ना। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन अधिनियम प्रत्येक राज्य में 3 स्तरीय व्यवस्था प्रदान करता है। 81वां संविधान संशोधन अधिनियम 2000, या फिर 71वां संशोधन अधिनियम 1992, या फिर 82वां संशोधन अधिनियम 2000, या फिर 73वां संशोधन अधिनियम 1992। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 73वां संशोधन अधिनियम 1992 के तहत है ना, जो प्रत्येक राज्य में 3 स्तरीय राज्य व्यवस्था जो है प्रदान की गई है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा आप लोग को एक्स्ट्रा कि 1992 का जो 73वां संविधान संशोधन है ना अधिनियम हर राज्य में एक त्रिस्तरीय व्यवस्था प्रदान करता है, अर्थात ग्राम स्तर, मध्यवर्ती स्तर और जिला स्तर पर पंचायतें। यह अधिनियम पूरे देश में पंचायती राज व्यवस्था की संरचना में एक रूपता लाता है। अब देखिए ये जो त्रिस्तरीय जो त्रिस्तरीय जो व्यवस्था है ना, ये बेसिकली क्या करता है कि जो पंचायती राज व्यवस्था है उसमें एक रूपता लाता है, यानी कि जितने भी पूरे भारत में जहाँ पर भी पंचायती राज व्यवस्था लागू होती है वो उसमें एक रूपता बनी रहे, ताकि न्याय व्यवस्था और पंचायती राज व्यवस्था समग्र रूप से अच्छे तरीके से मेंटेन हो सके, इसके ये मतलब सुनिश्चित करता है। हालांकि 20 लाख से अधिक आबादी वाले राज्य मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन नहीं कर सकते। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है कि जिला योजना समिति किस अनुच्छेद के अनुसार बनाई गई है। आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि जिला योजना समिति किस अनुच्छेद के अनुसार बनाई गई थी। क्या 243 ZG, या फिर 148, या फिर 360, या फिर 51वां ए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि 243 ZG के तहत जो जिला योजना समिति है उसका जो है गठन किया गया था। अब देख लेते हैं इसके बारे में क्या अबाउट फैक्ट है कि पंचायती राज अधिनियम के तहत पूरे जिले के लिए विकास योजना प्रारूप तैयार करने के लिए जिला स्तर पर जिला योजना समिति का गठन किया गया था। इसे जिला स्तर पर और उससे नीचे की योजना बनाने के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ZG के अनुसार बनाया गया था। तो बेसिकली आपको याद क्या रखना है कि जिला योजना जो समिति है वो किस अनुच्छेद के अनुसार बनाई गई थी, किस अनुच्छेद के तहत बनाई गई थी, तो वो था 243 ZG। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारत में किस समिति ने पहली बार भारत सरकार को पंचायती राजतंत्र स्थापित करने का सुझाव
सुझाव दिया था। तो देखिए ये काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है भारतीय संविधान या फिर इंडियन पॉलिटी से अगर हम बात करें। आपको बताना है क्योंकि ये देखिए जब भी आप पंचायती राज व्यवस्था पढ़ेंगे तो उसमें टर्म्स आते हैं ना कि पंचायती राज व्यवस्था आखिर किसके द्वारा लाया गया, क्यों लाया गया, सारा चीज़ तो आप इसको जानना चाहिए। आपको बताना है कि भारत सरकार को पहली बार किसने सुझाव दिया कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए। क्या बलवंत राय मेहता समिति ने यह सुझाव दिया था, या फिर अशोक मेहता ने, या फिर GV.K. राव समिति ने, या फिर LM सिंघवी समिति ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि बलवंत राय मेहता समिति ने, है ना, जनवरी 1957 को भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा के कामकाज की जांच करने के लिए बलवंत राय मेहता समिति, है ना, बलवंत राय मेहता समिति की नियुक्ति की गई। समिति ने 1957 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और जिसमें लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण योजना की स्थापना की सिफारिश की गई, जिसे अंत में पंचायती राज के नाम से जाना गया। तो उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक भी आपको समझ आया होगा। और आज का अंतिम और आखिरी सवाल कि भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष, 37 वर्ष। और देखिए इस क्वेश्चन का आंसर दूं इससे पहले एक क्वेश्चन और आपसे पूछूंगा कि वर्तमान में भारत के जो M वेंकैया नायडू हैं वो कितने नंबर के, है ना, उपराष्ट्रपति चुने गए हैं अगली बार, है ना, आपको ये जरूर बताना है। तो चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा 35 ईयर्स, है ना। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन थे आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। अब यहाँ पे अगर आप जो है उपराष्ट्रपति जी के बारे में और पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं। दिया गया है कि अध्याय 1 के तहत भारत के संविधान का भाग 5 भारत के उपराष्ट्रपति के कार्यकाल पर भी चर्चा करता है। भारत का उपराष्ट्रपति देश का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक कार्यकाल या फिर मतलब अधिकारी होता है, क्योंकि फर्स्ट में तो आपको पता है फर्स्ट में कौन आता है, प्रेसिडेंट आता है ना, भारत का प्रथम नागरिक होता है। देन उसके बाद देखिए राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में VP यानी कि वाइस प्रेसिडेंट को वेतन भत्ता और पारिश्रमिक आदि मिलता है। वर्तमान में अगर हम बात करें तो जो वाइस प्रेसिडेंट है उसकी सैलरी की अगर हम बात करें तो उनको 1,25,000 प्रति माह उनको सैलरी जो है दिया जाता है ना। अगला यहाँ पे देख लेते हैं। अगला क्या है कि भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए आवश्यक जो न्यूनतम आयु सीमा है वो 25 वर्ष होनी चाहिए और इसके साथ ही उन्हें लाभ का कोई पद नहीं रखना चाहिए और उपराष्ट्रपति चुनाव में राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए। अगला यहाँ पे देख लेते हैं कि भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक कार्यकाल है और वह राज्यसभा का सभापतिन अध्यक्ष होता है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पे जितने भी 10 क्वेश्चन थे आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। अगर किसी क्वेश्चन को लेके आपके मन में कोई शंका होती है, कोई डाउट्स वगैरह होता है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। तो कीप लर्निंग, आप सीखते रहिए, समझते रहिए, पढ़ते रहिए। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद, वंदे मातरम।